निधि को कहीं न कहीं यह एहसास हो गया था कि उसके परिवार ने उसके लिए रिश्ता तलाशना शुरू कर दिया है। आज जब वह घर पहुंची तो कमला मौसी उसकी मां को रिश्ता बताने में लगी हुई थी। निधि के लिए यह सब बहुत तनावपूर्ण होता जा रहा था। अपने माता-पिता के वैवाहिक जीवन के कड़वे अनुभव ने उसके दिलो और दिमाग में स्थायी तौर पर घर बना लिया था। उसकी खूबसूरती को देखकर कुछ रिश्ते आए भी, लेकिन कोई लड़का कम पढ़ा लिखा था तो कोई अमीर बाप की बिगड़ेल औलाद थी। इसलिए कभी इधर तो कभी उधर वहाँ से किसी न किसी कारण से बात आगे नहीं बढ़ पाती थी। उसके पिता नरेश जी बहुत ही गैर जिम्मेदार जिद्दी किस्म के व्यक्ति थे। निधि ने बचपन से ही देखा था कि उनके घर में हमेशा दादी और पिता का ही बोलबाला रहता था। निधि की माँ गंगा एक गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखती थी, लेकिन बेहद खूबसूरत थी। गंगा ने अपनी बेटी निधि को कई बार अपनी कहानी सुनाई थी। नरेश और उसकी माँ युवा गंगा की अनोखी और अलौकिक खूबसूरती से प्रभावित होकर उसे अपनी बहू के रूप में घर ले आए थे। लेकिन कुछ समय के साथ उनकी रुचि धीरे धीरे शादी में कम होती गई, क्योंकि जब उन्होंने देखा कि नरेश के हम उम्र दोस्तों की शादी में उन्हें समाज के मुताबिक खुद दाम दक्षिणा भी मिली है, कुछ दुल्हनें पढ़ी लिखी भी थी, ये देखकर नरेश और उसकी माँ खुद को ठगा हुआ महसूस करने लगे। अब उनका सारा गुस्सा मासूम गंगा पर निकलने लगा। वो दोनों हर छोटी छोटी बात पर गंगा को जिम्मेदार ठहराने लगते। उसकी सास ने घर के सारे कामों की जिम्मेदारी गंगा को सौंप दी। वो खुद मंदिरों में जाकर घंटियां बजाने लगी। अब वो जल्द ही घर में अपने पोते की किलकारी सुनने के लिए अधीर होने लगी थी। यहाँ भी नरेश और उसकी माँ हार गए। 1 साल बाद गंगा ने एक बेटी को जन्म दिया। उनकी व्याकुल माँ ने इस दौरान गंगा और उसके बच्चे को ना तो ठीक से खाना दिया और ना ही उनकी ठीक से देखभाल की। अब गंगा नरेश के दिल से जा चुकी थी। उसकी खूबसूरती का जादू पूरी तरह से गायब हो चुका था। गंगा के पास अब कोई चारा नहीं था, इसलिए उसने किस्मत के आगे घुटने टेक दिए। वह अपनी सास और पति की उंगलियों पर कठपुतली की तरह नाचने लगी। अब गंगा की जिंदगी सीधी पटरी पर आ गई थी। कुछ साल बाद ही उसकी सास लंबी बीमारी के बाद चल बसी। नरेश अब पहले से ज्यादा मनमौजी व्यवहार करने लगा था। वह अब हर मामले में स्वतंत्र था। नरेश ने घर के खर्च और निधि की पढ़ाई के लिए गंगा को कुछ रुपये देकर वो अपने दायित्व से मुक्त हो जाता था। वह दुकान बंद करके दोस्तों के साथ मौज मस्ती करने निकल जाता और देर रात घर लौटता। निधि बचपन से ही पिता के प्यार से वंचित रही। उसके पिता ने कभी उसके सिर पर प्यार से हाथ नहीं रखा और न ही उसकी पढ़ाई में कोई रुचि ली। वह नरेश के व्यवहार से परेशान थी। माँ और बेटी दोनों का ही दिल टूट गया था। गंगा के दिल में हमेशा एक टीस रहती थी। वह सोचती थी कि उसका रूप ही उसका दुश्मन बन गया है। नरेश ने उसे सिर्फ उसकी खूबसूरती के कारण शादी की थी। इससे तो अच्छा वह किसी गरीब परिवार की बहू बनी होती और अपने व्यवहार और सेवा के कारण उसे ससुराल में प्यार और सम्मान मिलता। निधि यह सब देख और सुन बचपन से पहले ही समझदार होगी। उसने सोच लिया था कि वो भविष्य में पढ़ाई लिखाई को ही सर्वोच्च स्थान देगी। इस लक्ष्य को पाने के लिए उसने पीछे नहीं देखा। ना उसकी कोई सहेली थी, ना कोई रिश्तेदार। बस वो बचपन से ही अपनी माँ को ही अपनी सहेली मानती थी। पिता के हाथों उसकी माँ का बुरा हाल था। यह देखकर वह जवानी के विभिन्न रंगों से प्रति उदास हो गई थी। पढ़ाई पूरी करने के बाद अपनी योग्यता के आधार पर उसे शहर के सबसे बड़े कॉलेज में लेक्चरर की नौकरी मिल गई। अब वह आर्थिक रूप से स्वतंत्र थी। निधि की विवाह योग्य उम्र भी निकल चुकी थी। पिता की अपेक्षा और माँ की लाचारी के कारण निधि के विवाह की चर्चा ही नहीं हो रही थी। बेचारी गंगा कुछ समझ नहीं पा रही थी। उसका मन गहरी चिंता में डूबा हुआ था। ऐसे में गंगा को अपनी इकलौती बहन कमला की याद आई। उसकी शादी बहुत बड़े घराने में हुई थी। घर में उसका बहुत दबदबा था। वह अपनी छोटी बहन गंगा की परेशानियों से अच्छी तरह वाकिफ थी। खबर मिलते ही वह दौड़ी चली आई। छोटी बहन की लाचारी देखकर उसकी आंखें भर आई। कमला का सहारा पाकर गंगा फूट फूट कर रो पड़ी। जब वह सामान्य हुई तो उसने निधि की विवाह की चर्चा शुरू की। कमला ने अपनी बहन को सांत्वना दी और अपने परिचित परिवार के लड़के का सुझाव दिया। दोनों बहनें बातचीत में खोई हुई थी। अचानक निधि के आने की आहट सुनकर माँ ने तुरंत बात बदल दी और चुप हो गई। बेचारी कमला मौसी को कुछ पता नहीं था। वह वही रिश्तों का गीत गा रही थी। गंगा निधि के गुस्से से डरती थी। वह घबराकर उठ बैठी, कहीं निधि अपनी ही मौसी को डांट ना दे। निधि सब देख और समझ रही थी। गुस्सा होने की बजाय वह हंसने लगी, बोली, मौसी आप मेरे लिए कौन से राजकुमार का प्रस्ताव लेकर आई हो? आप बैठो, मैं चाय लेकर आ रही हूँ। निधि बिना कुछ बोले उसने चाय का कप लिया और मौसी के पास बैठ गई। मौसी और माँ दोनों चुप चाय पीने लगी। माँ मन ही मन डर रही थी कि कहीं निधि फिर मौसी के सामने जहर ना उगलने लगे। जैसे जैसे निधि की उम्र बढ़ती जा रही है उसका स्वभाव भी अकारात्मक होता जा रहा था, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। वह मौसी से सामान्य बातचीत कर रही थी। मौसी के बच्चों का हालचाल पूछ रही थी। निधि को सामान्य बातचीत करते देख मौसी ने हिम्मत जुटाई और बोला,
बेटी सुनो, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, बस हम यह सोचते हैं कि अगर समय रहते तुम्हारा घर बस गया होता तो तुम्हारी माँ के दिल को भी शांति मिलती। तुम तो जानती हो तुम्हारे पिताजी का रवैया। नरेश शुरू से ही बहुत लापरवाह व्यक्ति रहे हैं। वह हमेशा अपनी जिम्मेदारियों से भागते रहे हैं। उनका यही रवैया हम सबके जीवन में कड़वाहट लाता है। मौसी की बातें सुनकर निधि सोचने लगी कि आंटी सची तो कह रही है। निधि बोली, मौसी आप मुझे सब कुछ साफ साफ बताओ। इस पर मौसी थोड़ी सोचने लगी और धीरे से कहने लगी, निधि मेरी जान पहचान में एक लड़का है जो सरकारी नौकरी में है। परिवार में लड़के के भाई के अलावा एक विधवा माँ है। अगर तुम राजी हो तो हम बात आगे बढ़ा सकते हैं। मौसी की कमजोर आवाज़ सुनकर निधि बोली, मौसी पहले आप सब कुछ जांच कर सुनिश्चित कर लें, क्योंकि मेरी सहेली के साथ भी ऐसा हो चुका है। पहले तो कहते हैं कि हम 2 कपड़ों में लड़की ब्याह ले जाएंगे, पहले कोई लालच नहीं होता, हमें तो बस लड़की पढ़ी लिखी चाहिए। अचानक जब शादी की तारीख निकल गई तो दूल्हे पक्ष ने लड़के की पढ़ाई पर होने वाले खर्च के बहाने नगद राशि की मांग कर दी। पूरी पूरी बात सुनने के बाद मौसी बोली, बेटी इन लालची लोगों की तो पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए थी, लेकिन आजकल तो लड़की के परिवार वाले शर्म के डर से चुप रहते हैं। मैं ये उनसे पहले ही पूछ लूंगी, तभी बात आगे बढ़ाई जाएगी। तुम हामी भरो तो उनको मैं परसों की तारीख में बुला लूँ। लड़का और लड़के के माँ 2 ही लोग आएंगे। निधि की इस सहमति से गंगा का मन बेचैन हो गया। वह उत्साहित हो गई और अब उसने कमला दीदी से कहा कि बहन आप कृपया निधि के पिताजी को भी समझा दो। उनको तो मेरी हर बात कड़वी और गलत लगती है। वह मेरी किसी भी बात से सहमत नहीं होते हैं। उन्हें मेरा बोलना अपना अपमान लगता है। यह कहकर वह रसोई में दोपहर का खाना बनाने के बहाने वहां से चली गई। जब निधि के पिताजी ने कमला जी को घर में आते देखा तो वह थोड़ा शर्मिंदा हुए और उनका अभिवादन करते हुए कहा, अरे आप कब आए? मुझे तो पता ही नहीं चला। मैं तो दोस्तों के साथ सामने पार्क में बैठा था। कमला ने व्यंग्य और हास्य मिश्रित स्वर में उत्तर दिया, मैं यहाँ कुछ जरूरी काम से आई हूँ। निधि के लिए एक रिश्ता लाई हूँ। रिश्ते की बात सुनकर नरेश थोड़ा असहज हो गया और बोला, अब आप लोग मुझे इसमें मत घसीटिए। आप निधि से पूछिए और फिर जो ठीक लगे वह कीजिए। यह कहकर वह चाय की चुस्की लेने लगा। यह सुनकर कमला को भी बुरा लगा और वो गुस्से में बोली, नरेश जी आपकी बेटी की शादी के बारे में आपसे सलाह ना लें तो क्या हम पड़ोसियों के पास जाएंगे? वो आपकी बेटी है। अगर हम आपसे नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे? निधि के पिता ने बात बिगड़ती देख शर्मिंदगी महसूस की और बात बदलते हुए कहा, अच्छा बताओ कौन है वो और कब आएंगे? पूरी बात सुनने के बाद उन्होंने कहा, ठीक है मैं कल घर पर ही रहूंगा। निधि कमरे में बैठी पूरी बातचीत सुन रही थी। उसे दुख हुआ। बचपन से लेकर अब तक की यादों के बादल दिल के आसमान पर छाने लगे। जब से होश संभाला दादी और पापा को घर पर राज करते देखा। सुबह जब उठी तो माँ और मौसी ने घर में सफाई अभियान शुरू कर दिया था। माँ बेडशीट और सोफे के कवर बदल रही थी। मौसी किचन में नाश्ता बना रही थी। खाना उन्होंने पहले ही तैयार कर दिया था। निधि को देखकर मौसी बोली, बेटी कल लड़के के घर वाले तुम्हें देखने आ रहे हैं, इसलिए तुम कोई सुंदर सी साड़ी तैयार रखना। बिना जवाब दिए निधि कॉलेज के लिए तैयार होती रही। निधि ने अगले 2 दिनों के लिए कॉलेज से छुट्टी ले ली। अगले दिन सुबह देर तक सोती रही, क्योंकि वह आमतौर पर छुट्टियों में देर से सोती है। जागने के बाद उसने देखा कि रसोई से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। जब वह कमरे से बाहर आई तो उसने देखा कि उसकी माँ और मौसी ने घर को किसी उत्सव की तरह सजा रखा है। नरेश जी सूट बूट में तैयार थे। आज पहली बार उन्होंने अपनी माँ को इतना उत्साहित देखा था। करीब 3 बजे एक कार में मेहमान आ पहुंचे। लड़के की माँ महंगी साड़ी पहने और बड़ा सा पर्स लिए जिज्ञासु निगाह से घर में इधर उधर देख रही थी और धीमी आवाज में अपने बेटे से कुछ कह भी रही थी। लड़के की माँ ने मौसी को पहचान लिया और उन्हें गले लगा लिया। उन्होंने मेहमानों का भी आदरपूर्ण अभिवादन किया और उन्हें बैठने का संकेत किया। आपस में औपचारिक बातचीत करने के बाद लड़के की माँ ने निधि को बुलाने पर जोर दिया। निधि ने अपने कमरे के पर्दे के पीछे छिपकर सारा दृश्य देखा और सोचने लगी, बेचारी मेरी माँ मेरे ब्याह के लिए कितनी व्याकुल हो रही है। मेरे जाने के बाद वह बिल्कुल अकेली हो जाएगी। पिता के ठंडे व्यवहार और यातना ने उसे कभी चैन से रहने नहीं दिया। उसकी आंखें नम हो गई। अचानक उसे मौसी की आने की आहट सुनाई दी। शायद वह उसे लेने आ रही थी। निधि पर्दे से हट गई। उसने साड़ी पहनी हुई थी। वह अपनी मौसी के साथ ड्राइंग रूम में आई। उसने मेहमानों का अभिवादन किया और बैठ गई। दोनों माँ बेटे की नजरें बड़ी बेबाकी से उसे घूरने लगी। वह असहज हो गई। उसके बाद उन्होंने उन्होंने उससे उसके बारे में विस्तार से पूछा। निधि का सच जानने के लिए उससे ढेर सारे प्रश्न पूछने लगे और निधि सबको खुश रखने के लिए उचित उत्तर भी देती रही। अचानक बेटे ने अपनी माँ से कुछ कहा। लड़के की माँ ने कहा, मैं निधि को पसंद करता है। अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो दोनों को कहीं अकेले में बाहर जाना चाहिए। दोनों को एक दूसरे को समझने का मौका मिलेगा। गंगा और निधि यह सुनकर थोड़ी हैरान हो गई। मौसी ने समय की नज़ाकत को देखते हुए उनके प्रस्ताव को उचित समझा और इस पर हामी भर दी।
निधि को उस अनजान युवक के साथ अकेले जाने में बड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन उसके पास और कोई चारा नहीं था। मैंक उसे एक होटल में ले गया और कॉफी पीते पीते मैंक ने अचानक निधि का हाथ पकड़ लिया। निधि यह देखकर दंग रह गई। वह उठ खड़ी हुई और बोली, मुझे घर लौटना है। मैंक बोला, तुम मॉडर्न और पढ़ी लिखी लड़की हो, तुम जरा सी बात पर डर गई। वैसे अब हम दोनों शादी करने जा रहे हैं, संकोच मत करो, चलो फिल्म देखने चलते हैं। निधि की इच्छा या अनिच्छा जाने बिना उसने निधि की कमर में हाथ डाला और सिनेमा हॉल की ओर चलने लगा। निधि ने तुरंत मन में निर्णय लिया और मैंक से कहा, तुम चलो, मैंने अपना पर्स होटल में छोड़ दिया है, मैं अभी लेकर आती हूँ। मैंक सड़क पर खड़ा होकर निधि का इंतजार करने लगा, लेकिन निधि होटल के पिछले गेट से बाहर निकल गई और अपने घर पहुंच गई। मैंक की माँ पहले ही अपने घर लौट चुकी थी। वे दोनों बहनें बेचैनी से निधि का इंतजार कर रही थी। नरेश घर पर नहीं था। निधि ने जब अपनी माँ और मौसी को बैंक के द्वारा की गई गंदी हरकतों के बारे में बताया तो वह हैरान रह गई। मौसी को गुस्सा आ गया और उन्होंने बैंक की माँ को बुलाकर डांटा। अब उन तीनों ने फैसला किया कि यह बात नरेश तक नहीं पहुंचनी चाहिए, अन्यथा उसे अपनी पत्नी और साली को परेशान करने का एक और मौका मिल जाएगा। रात को जब नरेश दुकान बंद करके आया तो उसने निधि से सारी बातें विस्तार से पूछनी चाहिए। इस पर निधि ने दो टूक जवाब दिया कि उसे लड़का पसंद नहीं है। यह सुनकर वह निधि पर भड़क गया और उसे घमंडी, स्वार्थी, न जाने क्या क्या कहने लगा। निधि ने अपना गुस्सा जाहिर नहीं किया। अपनी माँ और मौसी को पिता के हाथों अपमानित होने से बचाने के लिए वह चुप रही। निधि को शांत और चुप देखकर वह भी चुप हो गया। तूफान टल चुका था और सबकी जिंदगी पहले की तरह चलने लगी थी। गंगा का दिल पूरी तरह से टूट चुका था। उसकी बेटी के लिए उपयुक्त वर न मिल पाने का गम उसके दिल में घर कर गया था। निधि अपनी माँ के दर्द को अच्छी तरह समझती थी। उसके दिल में भी खुशी की छोटी छोटी कोपलें खिलनी शुरू हो गई थी, लेकिन वो भी मुरझाने लगी थी। पर अब वो क्या कर सकती थी? अपनी माँ का दुख कैसे दूर करे? उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस मामले को कैसे सुलझाया जाए। 2 छुट्टियों के बाद जब वो कॉलेज गई तो उसने स्टाफ में एक नया चेहरा देखा। उसके कॉलेज में एक नए प्रोफेसर ने ज्वाइन किया था, प्रोफेसर महेंद्र। किसी दूसरे शहर से ट्रांसफ़र होकर यहाँ आए थे। ये मैथ्स के सीनियर प्रोफेसर थे। कुछ दिनों में वे पूरे स्टाफ में लोकप्रिय हो गए। महेंद्र बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। एक दिन स्टाफ रूम में बातचीत के दौरान किसी ने बताया कि महेंद्र विधुर हैं, एक छोटे बेटे के पिता भी हैं। महेंद्र के बारे में निधि सोचने लगी कि महेंद्र जी इतनी परेशानी से घिरे हुए हैं, फिर कि उनके चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान है। मन में किसी के प्रति कोई शिकायत या शिकवा नहीं थी। वह कभी भी अपने भाग्य को कोसते नहीं सुने थे। निधि के मन में एक बात बार बार आती थी कि सुंदरता, धन, बड़ी गाड़ी और बंगले से कोई भी जीवन में खुश नहीं रह सकता। हमारा व्यवहार और धैर्य ही वह हथियार है जिसकी मदद से हम अपना जीवन खुशी और आनंद से जी सकते हैं। प्रोफेसर महेंद्र ने अपने बेटे के जन्मदिन के अवसर पर पूरे स्टाफ को अपने घर पर आमंत्रित किया था। वहां जाकर निधि ने पाया कि पार्टी की सारी व्यवस्था बहुत अच्छी थी। बच्चा अपनी दादी की गोद में खिलखिला रहा था। वह सब कुछ देखकर चकित थी। अचानक किसी जरूरी काम से उसकी दादी को बुलाया। उसी समय प्रोफेसर महेंद्र भी अपनी माँ को खोजते हुए वहां आ गए और निधि की गोद में बच्चे को देखकर मुस्कुराते हुए बोले, अरे तुम्हें इस शैतान को संभालना था। पता नहीं माँ कहाँ चली गई। निधि ने बताया कि किसी ने उन्हें बुलाया था, इसलिए उन्हें जाना पड़ा। ठीक है कहकर वह चला गया। पार्टी बहुत अच्छी थी। बच्चे को गोद में ही नींद आ गई और वह निधि के कंधे पर सिर रखकर सो गया। महेंद्र ने बच्चे की तरफ देखा। निधि उसे अंदर बिस्तर पर सुलाने के लिए कहने लगी। अंदर जाकर निधि ने देखा कि पूरा घर गंदा पड़ा है। यह देखकर महेंद्र शर्मिंदा हुए और अपनी सफाई देते हुए कहने लगे कि नौकरानी ठीक से सफाई नहीं करती, मैं व्यस्त रहता हूँ, मेरी माँ बेचारी थक जाती है। इतने में महेंद्र की माँ भी वहाँ आ गई और निधि का धन्यवाद देते हुए बोली, बेटी तुमने कुछ खाया है नहीं? मैं तो मुन्ने को तुम्हारे हवाले करके चली गई थी। दरअसल निधि को कुछ खाने का समय ही नहीं मिला, पर उन्हें खुश देखते हुए उसने कहा, मैंने सब खा लिया, अब आप ऐसा कुछ मत सोचो, बहुत देर हो चुकी थी। तभी महेंद्र हाथ में एक डिब्बा लेकर आया और बोला, तुम्हें कुछ खाने पीने का मौका ही नहीं मिला, तुम तो पूरे समय मुन्ना का ही ख्याल रख रही थी। ये कुछ मिठाइयाँ और केक है, तुम खाओ और अपने घर में सबको खिलाओ। निधि को बहुत संकोच हो रहा था, पर उसे डब्बा लेना ही पड़ा। दिन ऐसे ही बीतते गए और कॉलेज में छात्र और कर्मचारी महेंद्र के स्वभाव की प्रशंसा करते नहीं थकते। एक दिन निधि को पता चला कि प्रोफेसर महेंद्र को तेज बुखार है और सभी लोग उन्हें देखने अस्पताल गए हैं। निधि भी कुछ व्याख्याओं के साथ उन्हें देखने गई। बुखार से पीड़ित महेंद्र बार बार अपने बेटे को पुकार रहा था। यह देख निधि का हृदय दुखित हो उठा। सबकी मदद करने वाला और सबके दुख सुख में साथ देने वाला आज लाचार अवस्था में बिस्तर पर पड़ा था। सभी बस उसे देखने की औपचारिकता पूरी कर रहे थे। सभी अपने अपने काम में व्यस्त हो गए।
अकेली निधि को पूरी रात नींद नहीं आई। वह प्रोफेसर के बच्चे के बारे में सोचती रही। सुबह उठी, तैयार हुई और सीधे महेंद्र के घर गई। वहां उसने देखा कि बच्चा रो रहा है और अपने पिता को नहीं पाकर और ज़्यादा रो रहा था। निधि ने उसे देखकर कुछ राहत महसूस करते हुए आगे बढ़ी और बच्चे को गोद में ले लिया। उसे कुछ देर थपथपाया। बच्चा भी रो रो कर बेहाल था। जल्द ही सो गया। नौकरानी सफाई करने लगी। दादी जी को भी आराम करने को कहा। निधि भी उनके पास गई। वह अपनी बहू की असमय मौत से बहुत दुखी होकर बैठ गई। निधि से थोड़ा हमदर्दी पाकर वह फूट फूट कर रोने लगी। निधि के पूछने पर वह बताने लगी कि कैसे डेंगू बुखार ने उनकी बहू को उनसे छीन लिया। उस वक्त की खुशहाल जिंदगी की यादें उनके दिमाग से नहीं निकल रही थी, इसलिए वह उस शहर को छोड़कर यहाँ नौकरी करने आ गए। वह सिर झुकाए प्रोफेसर की दुख भरी कहानी सुनती रही। घर आकर उसने प्रोफेसर के जीवन की पूरी कहानी अपनी माँ को सुनाई। माँ ने कहा, बेटा यह सच है कि इस दुनिया में हर किसी को कोई ना कोई दुख होता है। हम अपने दुखों के बारे में ही सोचते हैं और उन्हीं के बारे में रोते हैं। गंगा ने निधि को सलाह दी, जब तक प्रोफेसर साहब ठीक होकर घर नहीं आ जाते तब तक तुम उनके घर जाकर मुन्ना को देख लेना। अब निधि को रोज कॉलेज से वापस आकर सीधे प्रोफेसर साहब के घर जाना था। एक दिन निधि को पता नहीं क्या सूझा, उसने घर पर ही कुछ खाने का सामान बनाया और प्रोफेसर को देने अस्पताल चली गई। उसे देखकर प्रोफेसर हैरान और खुश हुए। बिस्तर से उठकर बैठने की कोशिश की। नर्स ने उन्हें लिटा दिया। नर्स ने निधि को महेंद्र से अलग रहने की हिदायत दी थी और महेंद्र मुन्ना की देखभाल करने के लिए निधि को धन्यवाद देते रहे। निधि चुपचाप उसे देखती रही। अस्पताल से घर लौटने पर प्रोफेसर महेंद्र ने अपने घर में काफी बदलाव देखा। घर बहुत साफ और व्यवस्थित लग रहा था। अनजाने में उसने आह भरी और सोचने लगा कि उसकी पत्नी के होते हुए उसका घर साफ रहता था और आज भी सब कुछ ऐसा ही साफ सुथरा था। अचानक मुन्ने की दादी आकर उसके पास बैठ गई और झिझकते हुए कहा, बेटा मैं तुम्हें कैसे बताऊं, तुम्हारी बीमारी में मुन्ने ने पूरे घर को हिला दिया था, पर उस लड़की का शुक्रिया अदा जो समय पर आई और हमारी मदद की। मुझे तुम्हें बताने में संकोच हो रहा है, हाँ, लेकिन तुम्हें भविष्य के बारे में सोचना होगा। अब तुम्हें एक अच्छी लड़की ढूंढनी चाहिए और फिर से शादी कर लेनी चाहिए। महेंद्र यह सुनकर दंग रह गया और कोई जवाब नहीं दे पा रहा था। वह मन ही मन सोचने लगा कि कौन सी लड़की मेरे बच्चे को माँ की तरह प्यार देगी। वह चुपचाप सिर झुकाए बैठा रहा। इस बीच निधि महेंद्र को अपने मन से निकाल नहीं पा रही थी। महेंद्र जैसा अच्छा इंसान उसने अपने जीवन में बहुत कम देखा था। एक तरफ उसके पिता जैसे स्वार्थी और हृदयहीन लोग हैं जो महिलाओं को केवल भोग की वस्तु के रूप में देखते हैं। शिक्षित होने के बावजूद भी वे अपने जीवन में महिलाओं को सम्मान नहीं देते। तो दूसरी तरफ महेंद्र जैसे निस्वार्थ और महिलाओं के प्रति सम्मान देने वाले लोग हैं। निधि ने पुरुषों के साथ हुए अनुभव ने उसके दिल में मौजूद सारी वासना और प्यार को जलाकर राख कर दिया था। प्रोफेसर साहब उसके जीवन के तरसते रेगिस्तान में पानी की ठंडी फुहार की तरह आ गए थे। अचानक उसका दिल प्रोफेसर साहब की ओर खींचने लगा। निधि की इच्छा अनुभवी गंगा से छिपी नहीं रह सकी, लेकिन अपने पति के स्वभाव को देखते हुए वह अपनी बेटी की इच्छा का समर्थन करने में असमर्थ और असहाय थी। अचानक एक घटना ने निधि के जीवन की दिशा बदल दी। हुआ यूं कि एक दिन जब निधि कॉलेज से लौटी तो उसने देखा कि उसकी माँ तेज बुखार से पीड़ित है। उसने तुरंत अपने पिता को दुकान पर फोन करके बताया, लेकिन उन्होंने अपनी व्यवस्था का हवाला देते हुए आने से इनकार कर दिया। उसे अकेले रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। निधि अपनी माँ को लेकर अस्पताल गई। गंगा की हालत बहुत खराब थी। निधि ने घबराकर महेंद्र को फोन करके बताया। खबर मिलते ही महेंद्र तुरंत आ गया। उसकी माँ बेहोश थी। डॉक्टर उसका इलाज करने में व्यस्त थे। अगले दिन नरेश ने देखा कि निधि और उसकी माँ रात को घर नहीं लौट कर आए। तब वह वापस अस्पताल लौटा और उन्हें खोजने आया। गंगा की तबीयत में सुधार होने पर अब उसे दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दिया गया था। अस्पताल के कमरे में महेंद्र और निधि को एक साथ बैठे देखकर नरेश को गुस्सा आ गया। बिना किसी से पूछे या सुने अपनी गलती छिपाने के लिए वह उन दोनों को गालियां देने लगा और उन पर झूठे आरोप लगाने लगा और जो भी मन में आया कहने लगा। यह सब तमाशा देखकर गंगा आग बबूला हो गई। अब तक वह चुपचाप अपने पति के सारे अत्याचार सहती आ रही थी। उसने हमेशा अपने परिवार को बचाने के लिए अपनी इच्छाओं का त्याग किया था, लेकिन अब उसका धैर्य समाप्त हो गया था। उसने निधि का हाथ पकड़ लिया था, बेटी को प्रोफेसर महेंद्र को सौंपते हुए कहा कि मुझे अपनी बेटी के लिए इतना सभ्य, विद्वान और बुद्धिमान पति चिराग लेकर भी ढूंढने पर नहीं मिलेगा। अपनी बेटी और महेंद्र पर लगाए गए अनुचित आरोप के जवाब में बहुत जल्दी उन दोनों को विवाह के बंधन में बांधने जा रही हूँ। नरेश गंगा का ये बदला हुआ रूप देखकर हैरान रह गया और वह आग बबूला हो गया और गंगा से कहा, बुखार ने तुम्हें पागल तो नहीं कर दिया? गंगा ने ऊंची आवाज में कहा, नहीं, अब मुझे होश आ गया है। मैंने अपने दिल और दिमाग की आवाज़ों को अनसुना कर दिया और तुम्हारे द्वारा खुद पर और अपनी बेटी पर किए जा रहे अत्याचारों को सहती रही, तुम्हारी तानाशाही बर्दाश्त करती रही, लेकिन अब और नहीं। निधि
महेंद्र की दुल्हन बनकर ससुराल आई। मुन्ना निधि को देखते ही उछलने लगा। निधि ने मुन्ना को गोद में उठा लिया और सीने से लगा लिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की स्टोरी? अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।